डेट आज 11 जुलाई 2023। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है टोटल एक्सपेंस रेशो। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। रिसेंटली देखो, सेबी की बोर्ड मीटिंग हुई, उसमें डिसाइड किया कि टोटल एक्सपेंस रेशो के लिए जो म्यूचुअल फंड में यूज होता है, इसके लिए फ्रेश कंसल्टेशन इशू किए जाएंगे, मतलब नए रूल्स जारी किए जाएंगे। तो हमें ये जानना है कि ये टोटल एक्सपेंस रेशो होता क्या है। और देखो, जारी कौन करता है इनके लिए रूल्स रेगुलेशन? सेबी। क्योंकि देखो, म्यूचुअल फंड एक स्टॉक मार्केट के अंदर ही होता है ये सब कुछ, और स्टॉक मार्केट के लिए रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1988 में बनाई गई थी। 1992 में इसके लिए एक्ट बना दिया, तो स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, यानी कि सांविधिक संस्था है। तो जानते हैं टोटल एक्सपेंस रेशो होता क्या है। ये अभी देखो, म्यूचुअल फंड के लिए जारी किए जाएंगे नए रूल्स। तो म्यूचुअल फंड के लिए हम जानते हैं टोटल एक्सपेंस रेशो होता क्या है, या इसे सिंपली एक्सपेंस रेशो भी बोलते हैं। होता क्या है, मान लो जब किसी म्यूचुअल फंड को आप खरीदते हो, या म्यूचुअल फंड होता क्या है ये तो जानते हो आप। जैसे मान लो आपको स्टॉक मार्केट में कोई शेयर वगैरह खरीदने हैं, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो शेयर खरीद सके। मान लो उसका प्राइस है 10,000, 20,000, 25,000, या लाखों में है, तो नहीं खरीद सकते। या फिर आपके पास कोई जानकारी नहीं है कि शेयर कैसे खरीदे जाएं, बेचे जाएं, या किस में लॉस होगा, किस में हमें प्रॉफिट होगा, ये जानकारी नहीं है आपको। आप सेफली खेलना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, मतलब मैं ऐसे खेलना चाहता हूँ, ऐसे खरीदना चाहता हूँ शेयर मार्केट में, शेयर वगैरह, बॉन्ड वगैरह, जिसकी वजह से मुझे नुकसान ना हो। तो आप कहाँ जाते हो? म्यूचुअल फंड के पास। और म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड है कि इसमें क्या है, बहुत सारे लोग आते हैं इकट्ठा होके और अपना पैसा जमा करते हैं। अब ये पैसा जो जमा कर दिया, इसके लिए कुछ मैनेजर होंगे इस म्यूचुअल फंड के, जिन्हें असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी बोला जाता है। या फिर ये समझ लो कि जो ये मैनेजर हैं, किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं? इन लोगों के बिहाफ पे जिन्होंने पैसा जमा किया म्यूचुअल फंड में। अब ये सारे लोग इकट्ठे आ गए, इनके पास मान लो करोड़ों रुपए इकट्ठा हो गए। अब ये जो मैनेजर हैं इसके, ये आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड में पैसा, मतलब ये म्यूचुअल फंड में जो पैसा आया है, ये इसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड खरीदने के लिए या शेयर खरीदने के लिए। लेकिन जब ये मैनेजर है भाई साहब, आपके लिए काम कर रहे हैं, ये कुछ अपना प्रॉफिट भी तो लेंगे ना। यानी कि इसको मैनेज करने में, जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने में, ऑपरेट करने में, इसको डेली प्रोसीजर में जो खर्चा आ रहा है, वो खर्चा जो होता है उसी को बोलते हैं टोटल एक्सपेंस रेशो। अब समझते हैं यहाँ पे। यानी कि देखो, जो टोटल कॉस्ट आती है किसी म्यूचुअल फंड को या किसी इन्वेस्टमेंट फंड को, कोई भी हो सकता है, मैनेज करने में, ऑपरेट करने में, उस टोटल कॉस्ट को हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंस रेशो। तो ये कॉस्ट मैनेजमेंट फीस भी हो सकती है, या कोई एडिशनल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, खर्चे, जैसे ट्रेडिंग फ़ी या लीगल फ़ी, ऑडिटर फ़ी, या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। टोटल एक्सपेंस रेशो को नेट एक्सपेंस रेशो भी बोलते हैं, या री इम्बर्समेंट एक्सपेंस रेशो, या सिंपली एक्सपेंस रेशो भी बोल देते हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये? टोटल फंड कॉस्ट है, उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल फंड एसेट्स से, और इनटू में 100 कर देते हैं, तो ये परसेंटेज में आ जाता है कि कितने परसेंटेज टोटल एक्सपेंस रेशो होगा। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी। देखो, एक केस था पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। ये कंपनी पेप्सिको है जो, ये आपको पता बहुत सारे बेवरेजेस भी बनाती है। बेवरेजेस मतलब पीने वाले पदार्थ, जैसे पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई। और ये बहुत सारे और फूड आर्टिकल भी बनाती है। ये चिप्स वगैरह भी बनाती है, पटोटो के जो आलू होता है उसके चिप्स वगैरह भी बनाती है पेप्सिको कंपनी। इसने देखो, एक पोटैटो की वैरायटी थी, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले रखा था, आईपी प्रोटेक्शन राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन राइट। अब इसको, इस अथॉरिटी ने, जो हमारे इंडिया की है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, ये जो अथॉरिटी है समझ लो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, ये समझ लो। इसने इसके राइट को रिवॉक कर दिया। रिवॉक का मतलब रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। किसके राइट को? पेप्सिको कंपनी का जो अधिकार था पोटैटो पे, उस आलू की वैरायटी पे जिससे वो चिप्स बना रही थी,
और इसने आईपी राइट ले रखा था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, तो इसको रद्द कर दिया। अब इसने जब रद्द किया, इस अथॉरिटी ने, फार्मर्स राइट अथॉरिटी है जो ये, इसने जब रद्द किया तो फिर ये इस ऑर्डर के अगेंस्ट पेप्सी को जो कंपनी चलेगी दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जो प्रोटेक्शन अथॉरिटी का डिसीजन था, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी का जो डिसीजन था उसको ही अपहेल्ड किया। अपहेल्ड का मतलब उसी को सपोर्ट किया कि जो ये अथॉरिटी ने डिसीजन दिया था पेप्सी को कंपनी के अगेंस्ट वो सही था। तो हमें जानना है ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी है क्या, पूरा डिटेल में जानना तो इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा इसका डिटेल में। हम यहाँ पे ब्रीफली जानेंगे, लेकिन ब्रीफली भी इतना होगा आप पूरा समझ जाओगे इसके बारे में। अब ये केस तो समझ गए आप क्या है पेप्सिको का, और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन क्या होते हैं ये समझ गए आप। देखो जैसे कोई आदमी नया कोई प्रोडक्ट बना दिया, मान लो कोई ऐसी बाइक बना दे, ऐसी कार बना दे जो बिना फ्यूल के चले, वो एनर्जी कहाँ से ले, हवा से। जैसे वो चलेगी स्टार्टिंग में, मान लो उसके लिए थोड़ा स्टार्टिंग एनर्जी चाहिए, मान लो बैटरी लगा दी उसमें। अब वो बैटरी लगा दी, अब वो हवा से ही एनर्जी लेगी। जैसे हवा आएगी, हवा आगे मान लो ऐसा आविष्कार कर दे, मेरे दिमाग में कभी कभी आता है, मान लो जैसे गाड़ी का ये आगे होता है बोनेट, यहाँ पे एक फ़ैन लगा हुआ, वो हवा चलेगी, ये फ़ैन चलेगा, इस फैन से विंड एनर्जी बनेगी। अब विंड एनर्जी बनेगी, अब ये जो बैटरी लगी हुई है गाड़ी में ये इसको चार्ज करेगी। अब इसी चार्जिंग से चार्ज भी होती रहेगी, गाड़ी चलती भी रहेगी ये कार। तो ऐसी कोई मान लो कार बना दे, अभी तक ऐसी कार है नहीं कि बिना फ्यूल के ऐसे चले, मान लो ऐसी कार बना दे, तो इसके लिए उसको मिल जाएगा पेटेंट, वो पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। पेटेंट एक ऐसा अधिकार होता है कि आपके पूछे बिना उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। जैसे आपने ऐसी कार बनाई है हवा से चलने वाली बिना फ्यूल के, तो आपको 20 साल का पेटेंट मिल जाएगा। ये किस रूल के अकॉर्डिंग है, ये WTO के रूल के अकॉर्डिंग। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो 1995 में बनी थी, 1 जनवरी 1995 में। जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड का शहर जो जनेवा में, उसका हेडक्वार्टर मतलब इसका हेडक्वार्टर जनेवा में। तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेड को प्रमोट करने के लिए काम करती है WTO। आपस में कंट्री में व्यापार सही से हो, इलीगल तरीके से कोई प्रोटेक्शन करने के लिए टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर ना लगाए, इसके लिए ये काम करती है WTO। तो इसका ही एक रूल है ट्रिप्स, ट्रेड राइट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं ये ट्रिप्स के अकॉर्डिंग पेटेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है, और ट्रिप्स के अकॉर्डिंग ही प्रोटेक्ट किया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है जो। तो ये प्लांट की वेराइटी जो ट्रिप्स के अंदर ये प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो पेटेंट मिल जाता है 20 साल का, 20 साल तक आप मनचाहे दामों में उस चीज़ को, अपनी कार जो बनाई है आपने, बेच सकते हो। अगर किसी और कंपनी से मैन्युफैक्चर कराना चाहते हो तो आप ही परमिशन दोगे, कोई और नहीं देगा, उसके बदले में वो कंपनी आपको पैसा देगी। तो इस तरह से पेटेंट होता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं। तो ये राइट ले रखा था पेप्सिको ने पोटैटो की वैरायटी का, कि उसने कहा कि हमने ये वैरायटी डेवलप की है। और इस अथॉरिटी का कहना ये है भाई साहब, ये जो वैरायटी है पोटैटो के, आलू की, हमारे इंडिया में हर जगह होती है, इसका आप राइट नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये राइट ले लेगी कोई, इस कंपनी के पूछे बिना उसको उगा नहीं सकता है फिर पोटैटो की वैरायटी को। इस वजह से इसका राइट है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन राइट इसके पास था पेप्सिको का, वो रद्द कर दिया। अब जानते हैं इस अथॉरिटी के बारे में। ये अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है, पार्लियामेंट ने एक्ट पास करके इसको बनाया था। हिंदी में बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी को सांविधिक, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उसको बोलते हैं संवैधानिक। तो ये सांविधिक स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसके अंडर काम करती है, कृषि मंत्रालय जो हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इस मंत्रालय के अंदर ही डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है अथॉरिटी। फॉर्मेशन कैसे हुई थी इसकी, देखो हमारे इंडिया में जो प्लांट की वैरायटी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे इंडिया में बहुत सारी प्लांट की वैरायटी है। अगर मान लो कोई कंपनी बाहर से आई, ये कहे मैंने ये प्लांट की वैरायटी बनाई है, तो भाई साहब फिर हमारे इंडिया में उसको कोई उगा नहीं पाएगा। तो इस तरह से हमारे इंडिया में जो फार्मर्स के अधिकार हैं, जो फार्मर बहुत सारे प्लांट को उगाते हैं, उनकी वैरायटी हैं, या कोई प्लांट ब्रीडर है, किसान नहीं है बस प्लांट उगाता है, तो उनके अधिकारों को बचाने के लिए और ये प्लांट की वैरायटी को प्रोटेक्शन करने के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई थी। ये अथॉरिटी के लिए एक्ट पास कब किया था, 2001 में, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001।
इसके द्वारा ही ये स्यू जेनेरिस सिस्टम अडॉप्ट किया था। स्यू जेनेरिस का मतलब होता है यूनिक, अनोखा, अपने में कोई एक अलग बिल्कुल हो, उसे बोलते हैं स्यू जेनेरिस, यानी कि एक यूनिक पर्टिकुलर सिस्टम अडॉप्ट किया था। तो इस लेजिस्लेशन ने दोनों, चाहे वो कॉमर्शियल प्लांट ब्रीडर हो या फार्मर्स हो, सबकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया था। भले ही कोई किसान उगा रहा हो, भले ही कोई कंपनी उगा रही हो, कंपनी कॉन्टेक्ट करके किसानों से उगवा रही हो, सबको इसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी। और इसमें जो ट्रिप्स है उसको भी इम्प्लीमेंट किया गया है इसके अकॉर्डिंग। ट्रिप्स हमने जाना WTO का रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग ही ये रूल्स रेगुलेशन बनाए गए। और फार्मर्स या कोई भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर है या रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, कोई प्लांट वैरायटी बना रहा है, सबके जो इंटरेस्ट है उनको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया था एक्ट, जिसके द्वारा ये अथॉरिटी बनाई गई थी। तो ये जो एक्ट है 2001 का, उसको लागू करने के लिए अथॉरिटी बनाई थी। और ये अथॉरिटी कब बनाई थी? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी। ये अथॉरिटी 11 नवंबर 2005 को बनाई थी। ये डेट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि 2001 में एक्ट पास किया, 2005 में अथॉरिटी बनाई इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए। स्ट्रक्चर कैसा है इसमें, मतलब कौन कौन इसके मेंबर होते हैं? देखो, एक इसका चेयरपर्सन, अध्यक्ष होता है इस अथॉरिटी का, जो चीफ एग्जीक्यूटिव भी होता है इस अथॉरिटी का, वो चेयरपर्सन। चेयरपर्सन के अलावा 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो वो नोटिफाई करती है। इनमें से 8 मेंबर तो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, मतलब ऐसे मेंबर डिपार्टमेंट में, मान लो वेरियस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज़ में सेक्रेटरी हैं या कोई मेंबर हैं, एक्सपर्ट हैं, वो ऑटोमेटिकली इसके मेंबर बन जाते हैं। उनको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो, ऑटोमेटिक मेंबर बन गए। जैसे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, 3 मेंबर वहाँ से आते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ से मेंबर आते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव फार्मर का होता है, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन से भी आते हैं, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करती हैं, उनसे भी मेंबर इसमें आते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट भी नॉमिनेट करती है। सीड इंडस्ट्री है, वहाँ से भी मेंबर आते हैं। रजिस्ट्रार जनरल है जो, वो इसका सेक्रेटरी होता है इस अथॉरिटी का, एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी, मतलब जो भी रजिस्ट्रार जनरल होगा वो ऑटोमेटिकली इसका मेंबर बन जाएगा, सेक्रेटरी मेंबर बन जाएगा। अब जनरल फंक्शन देख लेते हैं, अथॉरिटी काम क्या करती है। पहला तो ये, जो न्यू प्लांट वैरायटी किसी ने बनाई है उसका रजिस्ट्रेशन करती है। मान लो कोई नई प्लांट की वैरायटी बना दी, उसका रजिस्ट्रेशन करेगी। प्लांट वैरायटीज़ के लिए टेस्ट कैसे किया जाएगा, टेस्ट की गाइडलाइंस जारी करती है कि किस तरह से न्यू प्लांट स्पीसीज़ का टेस्ट किया जाएगा, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है। वैरायटीज़ का कैरेक्टराइजेशन करती है, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करती है, कैटालॉग तैयार करती है ये अथॉरिटी। और मान लो कोई फार्मर्स या किसी कम्युनिटी है कोई फार्मर्स की, उसने कोई कंट्रीब्यूशन किया है प्लांट वैरायटी बनाने में, उसको रिवार्ड देना, पुरस्कार देना, उसको रिकॉग्नाइज करना, और वो और वैरायटीज़ को कंजर्व कर सकें इसके लिए प्रमोट करना, ये सब कुछ काम करती है। प्लांट की कोई जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज या कोई वाइल्ड रिलेटिव वैरायटीज़ है, उनको प्रिजर्व करना। और एक रजिस्टर भी तैयार करते हैं ये प्लांट वैरायटीज़ का, कौन कौन सी प्लांट वैरायटी है, एक नेशनल रजिस्टर मेंटेनेंस करती है। उसमें सारे प्लांट के नाम लिखे रहते हैं कि कौन कौन से नई प्लांट की वैरायटी बनाई गई हैं। नेशनल जीन बैंक है जो हमारे इंडिया का, उसका भी मेंटेनेंस देखती है ये वैरायटी। तो यही था इसके बारे में, मतलब ये अथॉरिटी देखती है मेंटेनेंस नेशनल जीन बैंक का। नेक्स्ट टॉपिक है क्लस्टर बॉम्ब्स। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस में तो देखो कम चांस है इसके पूछने के, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लस्टर बॉम्ब्स क्या होते हैं, अभी न्यूज़ में क्यों हैं? देखो, यूएसए ने डिसीजन लिया है कि यूक्रेन को क्लस्टर बम सप्लाई करेगा। आप सबको पता है यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, तो यूक्रेन को सप्लाई करेगा एक क्लस्टर बम। तो क्लस्टर बम क्या होते हैं ये देख लो आप, ये हैं क्लस्टर बम। ये क्या है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा वीपन है, ऐसा हथियार है कि इसमें बहुत सारे बम को एक साथ एक सिस्टम में कहीं दूसरे एरिया में डिस्पर्स किया जाता है, फेंका जाता है। जैसे इसमें देख रहे हो आप, बहुत सारे बम, इस जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये ऊपर प्रोटेक्शन सिस्टम, इसमें रख के बहुत सारे बम फेंके जाते हैं, डिस्पर्स किए जाते हैं, इसलिए इसको क्लस्टर बम बोलते हैं, या क्लस्टर म्यूनिशन के नाम से भी जानते हैं, क्लस्टर म्यूनिशन या क्लस्टर बम। ये छोटे छोटे बम होते हैं, स्मॉलर बम, और इनको देखो हवा से भी ड्रॉप किया जा सकता है, मतलब हवा से भी फेंका जा सकता है, ग्राउंड से भी, सी से भी, समुद्र से भी फेंका जा सकता है।
इनका एक्सप्लोजन जो होता है, ये फटते हैं, बहुत लार्जली फटते हैं, जिनकी वजह से बहुत नुकसान हो सकता है और लोगों की डेथ हो जाती है, इंजरी हो जाती है, सीवियर इंजरी। और देखो अगर कोई बम मान लो फटने में फेल हो गया, फटा नहीं बम, एक्सप्लोजन नहीं हुआ बम का, तो वो बम पड़ा रहता है और वहाँ पे नुकसान पहुँचाता रहता है, लोगों को मार भी सकता है, बाद में सालों बाद भी वो फट सकता है और लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है। क्लस्टर बम का जो प्रयोग है इंटरनेशनली, इसका प्रयोग कंडेम्ड किया जाता है, रोका जाता है कि ये ना किए जाएं, लेकिन 100 से ज़्यादा कंट्री हैं, उन्होंने रेटिफाई भी किया हुआ है। एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन। इस कन्वेंशन में ये है कि जो क्लस्टर बॉम्ब है या क्लस्टर म्यूनिशन है उसको बैन किया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए उन पे, उनका कोई स्टॉक पाइल करके ना रखे, मतलब जमा करके ना रखे, तो इनको रोका जाता है। 100 से ज़्यादा कंट्री ने रेटिफाई किया हुआ है इसको, मतलब प्रमाणित किया हुआ है, इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया हुआ है। लेकिन फिर भी ये क्लस्टर बम यूज होते हैं, जैसे अभी यूएसए बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को। ये कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये समझ लो इंटरनेशनल एक ट्रीटी है, संधि है ये कन्वेंशन। ये डबलिन में 30 मई 2008 को अडॉप्ट की गई थी, फिर सिग्नेचर के लिए 3 दिसंबर को ये रखी गई। बहुत सारे कंट्रीज़ ने इस पे साइन किया, इस कन्वेंशन पे। ये क्या काम करती है, जो क्लस्टर म्यूनिशन है या क्लस्टर बम, उनका यूज, स्टॉक पाइल, प्रोडक्शन, ट्रांसफ़र करने पर रोक लगाती है। लेकिन ना तो कोई कंट्री इनको यूज करेगा, ना जमा करके रखेगा, ना इनका प्रोडक्शन करेगा, मतलब नए बम बनाएगा, और ना ही किसी कंट्री को ट्रांसफ़र करेगा। ये सेपरेट आर्टिकल भी है इस कन्वेंशन में, जो अगर किसी के पास स्टॉक पाइल है उसको डिस्ट्रक्शन करेगा, मतलब किसी के पास अगर ये बम है उनको नष्ट करेगा। और कोई मान लो क्लस्टर बम की वजह से नुकसान हुआ है उसकी सहायता भी करेगा और रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि उसके पास कितने बम है और कितने उसने डिस्ट्रॉय कर दिए। और अपने कंट्री में डोमेस्टिक लेजिस्लेशन अडॉप्ट करेगा, मतलब मान लो किसी कंट्री ने साइन कर दिया, मान लो एक कंट्री ने साइन कर दिया इस कन्वेंशन को, तो अपनी कंट्री में इस कन्वेंशन को लागू करने के लिए कानून बनाएगा। ये कन्वेंशन देखो बाइंडिंग है, बाध्यकारी है, जो भी कंट्री इस पे साइन करेगा उसको मानने ही होंगे इसके रूल्स रेगुलेशन। 1 अगस्त 2010 से ये लागू हो गई थी, इंटर्ड इनटू फोर्स का मतलब है ये लागू हो गई थी 1 अगस्त 2010 से। तो जो भी कंट्री साइन करेगा बाइंडिंग होगा, बाध्यकारी, माननी पड़ेगी इसकी शर्तों को उस कंट्री को। टोटल इसके देखो अभी तक 123 कंट्री इसके मेंबर हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। 111 स्टेट्स पार्टीज हैं, 12 सिग्नेटरीज हैं। इंडिया इसका मेंबर है क्या? इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है, इंडिया ने इसको कन्वेंशन को साइन नहीं किया है। नेक्स्ट टॉपिक है सर्प एप्लीकेशन या सर्प ऐप। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सर्प बोलते हैं स्नैक को, स्नैक मतलब सांप। तो ये एक एप्लीकेशन बनाई है किसने? केरल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। इसका मतलब है स्नेक अवेयरनेस रेस्क्यू एंड प्रोटेक्शन। जैसा इसके नाम में, सांप की वजह से जो लोगों की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, सांप काट लेता है, डस लेता है तो मृत्यु हो जाती है, ये ऐसी डेथ को एलिमिनेट करना है। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो केरल का, उसने ये बनाई थी ऐप। और इसकी वजह से केरल में जो सांप के काटने से मृत्यु हो जाती थी वो बहुत कम हुई है। इस ऐप की वजह से ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नेक है और वहाँ पे लोगों को सांप काट जाते हैं, ऐसे प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया गया। तो उसकी फ़ोटो खींच के इस ऐप पे डाल देते हैं, वहाँ पे अथॉरिटीज़ कुछ काम करती हैं जाके, और स्नैक को कुछ दवाई वगैरह डालते हैं, वहाँ से जंगलों में चले जाएं। इस वजह से मतलब दवाई वगैरह डाल के वो वहाँ से छोड़ दें उस प्लेस को और जंगलों में चले जाएं, फॉरेस्ट एरियाज में चले जाएं। तो इस तरह से ये काम करती है स्नैक ऐप, क्योंकि इसमें लोग फ़ोटो खींच के डाल देते हैं, कोई अथॉरिटी फ़ोटो खींच के डाल देती है और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उस जगह को, प्लेस को। इसकी वजह से देखो लगभग 10,000 लोगों की जानें बचाई जा चुकी हैं। 2022 में केवल 40 लोगों की डेथ हुई है, जो ऑन एन एवरेज पर ईयर 110 लोगों की डेथ होती थी केरल में सांप के काटने से। ये घट के 40 रह गई है 2022 में। और इसका टारगेट ये है कि बिल्कुल एलिमिनेट करना, 0 डेथ हो सांप के काटने से। इसके लिए 1720 लोगों को ट्रेंड किया गया, वॉलंटियर को। मतलब वॉलंटियर हैं, वो पैसे के लिए काम नहीं करते, जैसे आप जैसे हम लोग सहायता करना चाहते हैं। तो इनको ट्रेन किया गया कि किस तरह से आपको इस ऐप पे काम करना, किस तरह से लोगों को बचाना, रेस्क्यू करना है। तो यही है इसका
मकसद भी। नेक्स्ट टॉपिक है मेजराना जीरो मोड्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। मेजराना जीरो मोड्स क्या है? एक पार्टिकल है। पार्टिकल जानते हो आप? पार्टिकल क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं कण। जैसे क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क, ये क्या है? सब पार्टिकल हैं, कण है ये। तो ये पार्टिकल है मेजराना जीरो मोड्स। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये देखा गया इसकी एक यूनिक क्वालिटी है जिसकी वजह से ये क्वांटम कंप्यूटर को हेल्प कर सकता है, और क्वांटम कंप्यूटर इसकी वजह से लेस फ्रेजाइल हो जाएगा। लेस फ्रेजाइल का मतलब क्वांटम कंप्यूटर पे जो कम्युनिकेशन होगी, जो कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप होगी, जैसे डेटा ट्रांसफ़र करते हैं क्वांटम कंप्यूटर, या कोई डेटा मान लो कैलकुलेट करते हैं, कोई भी डेटा की प्रोसेसिंग करती है, कोई डेटा को हैक ना कर सके, चोरी ना कर सके, बीच में कोई नुकसान ना पहुंचा सके, तो वो चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे इस मेजराना जीरो मोड्स की वजह से, इस पार्टिकल की वजह से। इस पार्टिकल को मेजराना फर्मियोन्स भी बोलते हैं। ये देखो, सबसे पहले एक फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, जिनका नाम है एटोर मेजराना। इनके नाम पे इस पार्टिकल का नाम रखा गया। इन्होंने 1937 में एक थ्योरी प्रपोज्ड की थी, और उसमें सिर्फ हाइपोथाइज्ड किया था, मतलब कल्पना की थी कि इस तरह का एक पार्टिकल है। तो इन्होंने सबसे पहले ये कल्पना की थी। तो ये इसकी इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी बताई थी कि ये ऐसा पार्टिकल है कि इसका खुद का एक अपने आप, जैसे ये पार्टिकल रहेगा, खुद अपने आप अपना एंटी पार्टिकल भी बना लेगा। ये एंटी पार्टिकल क्या होता है? जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन आप सबको पता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये नकारात्मक आवेश होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज, हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का ये एक पार्टिकल है। अगर इलेक्ट्रॉन का हम बोले एंटी पार्टिकल क्या है, तो वो हो जाएगा पॉजिट्रॉन। इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इसका एंटी पार्टिकल हो गया पॉजिट्रॉन। तो इसी तरह से जो मेजराना है, मेजराना फर्मियोन्स, इसका ये अपना खुद से ही क्रिएट कर लेता है एंटी पार्टिकल। ऐसी प्रॉपर्टियाँ, ऐसी विशेषताएं हैं इस मेजराना फर्मियोन्स पार्टिकल में। तो इसका क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। और आप सबको पता है क्वांटम कंप्यूटिंग है जो, वो क्यूबिट पे काम करती है। क्यूबिट क्या होता है? क्वांटम बिट। देखो, जैसे सिंपल कंप्यूटर है आपके घरों में, लैपटॉप कंप्यूटर, वो क्या किस पे काम करते हैं? वो या तो देखो 0 और 1 को यूज करते हैं, या तो उनमें कैलकुलेशन करने में एक टाइम में 0 यूज होगा या 1 यूज होगा, डिजिटल कैलकुलेटिंग में। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्या है? क्यूबिट पे काम करता है। क्यूबिट का मतलब है 0 और 1 को एक टाइम में यूज कर सकता है। ये 0 और 1 को सुपर इम्पोज कर सकता है, एक ही टाइम में यूज कर सकता है 0 और 1 को। तो इसको बोलते हैं क्यूबिट। क्यूबिट पे बेस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग का प्रोसेस सारा होता है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, इसको डिकोड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर मेजराना जीरो मोड्स पार्टिकल का यूज किया जाए। तो यही था इसके बारे में। कुछ वन लाइनर टॉपिक है, जैसे देखो, एक वीट की वैरायटी है, गेहूं की नई वैरायटी डेवलप की है। लुधियाना में एक इंस्टीट्यूट है। लुधियाना कहाँ पे? पंजाब में लुधियाना, वहाँ लुधियाना बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है। उसने वीट की, गेहूं की नई वैरायटी डेवलप की है जिसका नाम है PBWRS1। ये एक ऐसी गेहूं की वैरायटी है जिसमें क्या है, जो एमिलाइज होता है ना, एमिलोज, AMYLOSE, एमिलोज स्टार्च, ये एमिलोज स्टार्च का कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है इस वीट की वैरायटी में। और ये एमी या एमाइलोज स्टार्च है जो, ये क्या काम आता है? ये देखो, जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है ना, टाइप 2 डायबिटीज़, उसको रिड्यूस करने में काफ़ी लाभदायक है ये एमाइलोज स्टार्च या एमिलोज स्टार्च। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसको, उसके रिस्क को कम करने में काफ़ी मददगार है ये, जो ये एमाइलोज स्टार्च है। और किस में मिलता है ये? इस वीट की वैरायटी में। गेहूं की जो वैरायटी नहीं बनाई है ये PBWRS1। तो इतना जानना बस आपको, PBWRS1 क्या है? एक वीट की वैरायटी है, गेहूं की एक वैरायटी है। एक देखो, पलामू टाइगर रिजर्व न्यूज में था। पलामू टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे? ये झारखंड में जो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है, वहाँ पे है पलामू टाइगर रिजर्व।
और देखो ये बेतला नेशनल पार्क का ही पार्ट है, बेतला या बेटला नेशनल पार्क है ये झारखंड में, छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास, उसी का पार्ट है ये पलामू टाइगर रिजर्व। तो यही टॉपिक थे आज के।